तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। जब कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। वो डिक्रीज होगा तो कैल्शियम हार्ट रेट हमारा कम हो जाएगा। अगर पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, वेरी गुड, शाबाश, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। चलो ये पढ़ा है, क्या नाम है? आमना जी जो आप आमना किया है? चलें गुड, चलें गुड। चलें, ये तो हमारा हो गया हार्ट रेट। फिर कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो हार्ट रेट को पे इफेक्ट करती हैं जी। चलें, अब स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कौन डिफाइन करेगा? स्लाइड में बाद में दिखाता हूँ स्ट्रोक वॉल्यूम की। जी, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? हार्ट रेट हमें डिस्कस कर लिया, मानो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? कल समझाया था मैंने, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? The volume of blood pumped by each ventricle during each beat is called stroke volume. हाँ, यानी एक कंट्रैक्शन के दौरान जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम पंप करेंगे, ठीक है, इन द एओर्टा या इन द पल्मोनरी आर्टरी, तो जो अमाउंट होती है दैट इज कॉल्ड Stroke volume. नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 70 milliliters. 70 ml Milliliters. ठीक है जी, पर बीट। कैलकुलेट कैसे करते हैं? कल मैंने बताया था आपको, हाउ वी कैलकुलेट स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे खुशी होती है जब आप जवाब देते हैं। ठीक है, ये देखें, स्लाइड पे देख सकते हैं, जो कैन सी, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी देख सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल इन ए सिंगल सिस्टली या पर बीट। नॉर्मल वैल्यू आपने बता दिया 70 ml पर बीट। हाउ टू कैलकुलेट stroke volume? Stroke volume is equal to end diastolic volume minus end systolic volume. End diastolic volume 120 ml and systolic volume that is 50 ml, जो आप आएगा माइनस करके 70 ml पर बीट। ठीक हो गया जी, वेरी गुड, शाबाश। So stroke volume is mainly controlled by and diastolic volume and systolic volume. Good. मैं फैक्टर बताऊंगा, फैक्टर इफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम, प्रीलोड, कंट्रैक्टिलिटी एंड आफ्टर लोड। ठीक है जी, तो प्रीलोड क्या है जी? जब हार्ट की हमारी फिलिंग हो रही होती है, तो प्रीलोड इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम हमारा वेंट्रिकल के अंदर इकट्ठा हो चुका हुआ है। ठीक है जी, तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम क्या होगा जी? When the blood volume is decrease, तो क्या होगा? वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिहाइड्रेशन है पेशेंट को और कोई ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जाहिर है वीनस रिटर्न कम होगा, हमारा हार्ट कम भरेगा, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। ठीक है जी, तो इसी तरह इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, वीनस रिटर्न जो आपका इंक्रीज होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेच ऑन द वेंट्रिकुलर वॉल आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्रैंक्स टर्निंग लॉ इट विल इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा हमारा, ओवर हाइड्रेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, फ्रैंक्स टर्निंग लॉ क्या है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड ज्यादा आ जाएगा तो देयर इज स्ट्रेच ओवर द मसल्स, तो वो उतना ही फोर्सफुली फिर कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दैट इज फ्रैंक्स टर्निंग लॉ, कल मैं पहले भी पढ़ाया था आपको। आफ्टर लोड के प्रेशर कल भी बताया था अगेंस्ट द विच द वेंट्रिकल इजेक्ट द ब्लड। अब देखिए ना, मैंने बताया था वेंट्रिकल को है, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल की फर्क मिसाल लेते हैं, वो एओर्टा में ब्लड इजेक्ट करेगा। तो एओर्टिक वेल्व बंद है, एओर्टा में जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर मर्करी होता है। तो जब कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है हमारे वेंट्रिकल की, तो 0 से स्टार्ट होती है 5, फिर जब वो 81 पे पहुंचता है, यानी 80 से ज्यादा होता है, तो हमारा
एओर्टिक वाल्व खुलना शुरू हो जाता है। तो जो रेजिस्टेंस उसको फील हुई, जो फेस की उसने, दैट इज आफ्टर लोड। सो प्रेशर अगेंस्ट विच वेंट्रिकल इजेक्ट्स द ब्लड, ठीक है जी। मसलन कोई एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। सो इंक्रीज आफ्टर लोड विल डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ब्लड को इंजेक्ट करने में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। एओर्टिक स्टेनोसिस है, यानी वेल बड़ा सख्त है। पल्मोनरी स्टेनोसिस है, यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं जा रहा। हाइपरटेंशन से वेसल्स हमारी वेसल जो है वो रिजिड सख्त हो जाती हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक हो सकती हैं, कोई प्लेक हो सकता है, कोई एथीरोमा बना हुआ है, ठीक है जी। उससे क्या है, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आफ्टर लोड बढ़ जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस मिलेगी तो पूरा ब्लड इंजेक्ट नहीं हो सकता। तो डिक्रीज आफ्टर लोड विल इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल वेजोडाइलेटेशन है, कोई ऐसी दवाई खाई है जिससे वेजोडाइलेटेशन हो गई है, तो क्या होगा, हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ब्लड तेजी से जाएगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा जी, ठीक है जी। इसी तरह नंबर 3 कंट्रैक्टिलिटी मैंने बताई थी कि इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग वगैरह हैं, ठीक है जी। यानी जब मसल्स बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट करेंगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरह डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी विल डिक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल हार्ट फेलियर, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट वगैरह जो है। सो फैक्टर्स रेगुलेटिंग, मैंने कल आपको वो बताई थी, तो याद होगा आपको। कोई फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन बताएगा, कार्डिक आउटपुट की फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन, कोई एनी स्टूडेंट बता सकता है? और पैथोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ कार्डिक आउटपुट, एज, जेंडर, मैंने एज बताया था आपको, जेंडर बताया था आपको, बॉडी बिल्ड बताई थी आपको, डायर्नल वेरिएशन बताई थी आपको, टेम्परेचर बताया था आपको, इमोशनल कंडीशन बताई थी, आफ्टर मील, एक्सरसाइज, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है जी, स्लीप। तो ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, उनकी डिटेल भी थोड़ी थोड़ी मैंने बताई थी कि क्यों होती है। पैथोलॉजिकल में मैंने आपको बताया था, ठीक है जी, फीवर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म वगैरह हो सकता है। तो फैक्टर रेगुलेटिंग, ये सारी चीज़ें उसमें, वीनस रिटर्न, ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोलिक और फिलिंग टाइम, डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स आफ्टर एट्रियल कंट्रैक्शन, ठीक है जी। और ये प्री लोड आफ्टर लोड मैं आपको बता चुका हूँ, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो वो आपको बताया था कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है जी। और हार्मोन्स कुछ होते हैं, और इसी तरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका सारे ये रेगुलेट करते हैं। हार्ट रेट मैं आपको बता ही चुका हूँ जी। अच्छा, कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वो मैं बता रहा था कि फैक्टर जो मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट, मैंने 5 चीजें बताई थी आपको। नंबर 1 वीनस रिटर्न, नंबर 2 फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। अब आप खुद भी बता सकते हैं कि वीनस रिटर्न बेहतर होगा तो वो कार्डिक आउटपुट बेहतर होगी, कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर देंगे, तो वीनस रिटर्न सबसे जरूरी है। तो फैक्टर्स मेंटेनिंग द कार्डिक आउटपुट, आपसे पूछ सकते हैं कौन से फैक्टर हैं जो कार्डिक आउटपुट को मेंटेन कर सकते हैं। यू कैन से फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट, नंबर 1 वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न बेहतर होगा तो कार्डिक आउटपुट बेहतर हो सकती है, ठीक है जी। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जब फीलिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, तो अब मसल की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिपेंड करेगी कार्डिक आउटपुट पे। इसी तरह हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट स्लो है तो आपकी कार्डिक आउटपुट स्लो कम हो जाएगी, हार्ट रेट तेज है तो वो ज़्यादा जल्दी ब्लड इंजेक्ट करेगा। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, तो आप अगर तवज्जो से सुनेंगे और तवज्जो से याद करेंगे तो ये आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। सो फैक्टर्स मेंटेनिंग कार्डिक आउटपुट, नंबर 1 वीनस रिटर्न, नंबर 2 फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, नंबर 3 हार्ट रेट, नंबर 4 पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आसान सी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीनस रिटर्न क्या है? वीनस रिटर्न कल मैंने बताया था आपको। वीनस रिटर्न पे कौन कौन से फैक्टर एक्ट कर सकते हैं जी, कल मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा, कोई स्टूडेंट बता दे वीनस रिटर्न पे क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं जी। एनी स्टूडेंट?
वीनस रिटर्न पे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, या वीनस रिटर्न किन चीजों पे डिपेंडेंट है? भूल गए? चले मैं फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपने याद रखनी है, 5 चीजें याद रखनी है वीनस रिटर्न पे। नंबर 1, रेस्पिरेशन आपकी, उसको रेस्पिरेटरी पंप का नाम दे सकते हैं, मसल पंप का नाम दे सकते हैं जी। ग्रेविटी का इफेक्ट क्या हो सकता है, वीनस प्रेशर और आपकी सिंपैथेटिक टोन, ये तमाम चीजें वीनस रिटर्न पे इफेक्ट करती हैं, या वीनस रिटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन दीज 5 फैक्टर्स। आई रिपीट, नंबर 1 क्या है जी, रेस्पिरेटरी पंप, नंबर 2 मसल पंप, नंबर 3 ग्रेविटी, नंबर 4 वीनस प्रेशर, नंबर 5 आपका सिंपैथेटिक टोन। ये रेस्पिरेटरी पंप क्या है जिसको हम नाम अभी ले रहे थे? ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक कैविटी आपको पता है एक्सपैंड करेगी। आप गहरा सांस अंदर लेंगे तो थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी। लंबा सांस लेके देखिए अंदर, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड कर जाती है। तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा जी स्टूडेंट? इफ वी टेक इंस्पिरेशन, ठीक है जी, अवर थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड, तो व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर? जी स्टूडेंट, इंट्राथोरेसिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा? हेलो, एनी स्टूडेंट कैन टेल मी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ऑन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर? जी नहीं पता स्टूडेंट्स? मैंने रेस्पिरेशन में बताया था आपको। Any student, please tell me yes or no. I will tell you, no problem. Yes or no? सर इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर जो है वो इनसाइड द नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा। देखें थोरेसिक कैविटी हमारा नेगेटिव प्रेशर है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक कैविटी देखें बढ़ जाती है, एक्सपेंड करती है। जब थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी तो अंदर स्पेस बढ़ जाएगी। तो पहले इनसाइड नेगेटिव हमारा प्रेशर होता है, सो इट मेक्स इंट्राथोरेसिक प्रेशर मोर नेगेटिव। याद रखिएगा, इट इंक्रीजेस द डायामीटर ऑफ इंफीरियर वेना केवा रिजल्टिंग इन इंक्रीज वीनस रिटर्न। ठीक है, आई रिपीट के इट्स इंक्रीजेस, यानी जब नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस द डायामीटर ऑफ इंफीरियर वेना केवा रिजल्टिंग इन इंक्रीज वीनस रिटर्न। जब नेगेटिव प्रेशर होगा तो हमारा वीनस रिटर्न बढ़ गया। एट द सेम टाइम द डिसेंट ऑफ डायाफ्राम इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जब हम लंबा सांस लेते हैं तो डायाफ्राम जो है वो इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर which compresses the abdominal vein and pushes the blood upward towards the heart. जब हम लंबा सांस लेते हैं तो हमारी एब्डोमिन जो डायफ्राम है वो नीचे झुकता है, नीचे चला जाता है और एब्डोमिनल कंटेंट्स को वो दबाता है। तो क्या होगा, हमारा वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रेशर ऑन द एब्डोमिनल वेन्स। अब समझ आ गई? सो दिस एक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पंप। इसको रेस्पिरेटरी पंप का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब समझ आ गई रेस्पिरेटरी पंप की। इसी तरह मसल पंप है कि ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटीज वेन्स आर कंप्रेस्ड। ज़ाहिर है जब मसल एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, वो अपना प्रेशर बढ़ाएंगे मसल, तो वेन्स भी कंप्रेस हो जाएंगी। सो ड्यू टू प्रेजेंस of valve in the veins during compression of blood is moved towards the heart. This is called muscle pump. So muscular activity increases the venous return. ठीक हो गया जी। ग्रेविटी का इफेक्ट भी पता है आपको कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट रिड्यूसेस द venous return. venous pressure उस पर भी डिपेंड करता है जी। प्रेशर इन द राइट एट्रियम कितना होता है आपको पता है? 0 होता है।
तो प्रेशर इन द pressure, venous pressure will affect the venous return. The pressure in the venule is 12 to 18 millimeter of mercury, और बड़ी वेन्स के अंदर ये कम हो जाता है. सो venous pressure जो है that affect the venous return. फिर मैंने आपको नंबर 5 बताया था sympathetic tone. सो venous return जो है that is aided by the sympathetic और vasomotor tone. यानी sympathetic tone है that causes constriction of the venules. जो sympathetic stimulation ना vasoconstriction करती है, तो एक constriction of venule करेगी. So this vasoconstriction pushes the blood towards the heart. तो venous return हमारा बढ़ जाएगा. So venous return, उसके मैंने आपको 5 फैक्टर बता दिए जो डिपेंडेंट है वीनस रिटर्न के लिए. आई रिपीट, ठीक है जी. रेस्पिरेटरी पंप, मसल पंप, ठीक हो गया जी. ग्रेविटी, वीनस प्रेशर एंड सिंपैथेटिक टोन, ठीक हो गया. चलो जी. पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है कार्डिक आउटपुट पे जी. Peripheral resistance, it is the resistance or load against which the heart has to pump the blood. So cardiac output is inversely proportional to the peripheral resistance. याद रखिएगा, peripheral resistance, cardiac output is inversely proportional to the peripheral resistance. अगर peripheral resistance ज्यादा है तो cardiac output कम हो जाएगी. peripheral resistance कम है तो cardiac output ज्यादा हो जाएगी. याद रखिएगा. तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द ब्लड फ्लो एट द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स. द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय आर्टेरियोल्स. याद रखिएगा. सो आर्टेरियोल्स आर आल्सो कॉल्ड रेजिस्टेंट वेसल्स. तो हमारी जो आर्टेरियोल्स हैं ये रेजिस्टेंट वेसल्स होती हैं. याद रखिएगा. समझ आ गई? So in our body the maximum peripheral resistance is offered at the splenic region. ठीक है. कोई पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहाँ होती है? It is offered at the splenic region. ओके जी. वीनस रिटर्न आ गया. अब ये बताएं कि हम कार्डियक आउटपुट को मेजर कैसे करते हैं? एनी स्टूडेंट? कार्डियक आउटपुट को मेजर कैसे करते हैं? बाय 2 मेथड. ठीक है जी. डायरेक्ट मेथड होता है वो एनिमल्स पे करते हैं, लेकिन हम बारे इनडायरेक्ट मेथड है दैट इज फिक यूजिंग फिक प्रिंसिपल, और दूसरा है जी यूजिंग हमारा बाय यूजिंग इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक और डाई डाइल्यूशन टेक्निक. तो फिक क्या है? फिक प्रिंसिपल क्या है जी? उससे हम कार्डियक आउटपुट कैसे मेजर करते हैं? फिक प्रिंसिपल जो है उसका एक फार्मूला है. कार्डियक आउटपुट गाइटर में दिया हुआ है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन और गिवन बाय द ऑर्गन पर मिनट डिवाइडेड बाय द एट्रियोवेनस डिफरेंस ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द ऑर्गन. या दूसरा उसका वो कहते हैं जी कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंज्यूम. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंज्यूम इन ml पर मिनट और डिवाइडेड बाय एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस. ये आसान सा फार्मूला है, ये आपको आराम से समझ आ जाएगी. ऑक्सीजन कंज्यूम आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी होती है, पढ़ाया था जब मैंने. तो ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द लंग दैट इज 250 ml पर मिनट. आपको याद होना चाहिए ये वैल्यूज. तो ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द लंग इज 250 ml पर मिनट. सो ऑक्सीजन कंटेंट इन द आर्टेरियल ब्लड्स कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था. दैट इज 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड. और ऑक्सीजन कंटेंट इन द वीनस ब्लड कितने होते हैं? दैट इज 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड.
जब मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने ये कंटेंट्स बताए थे सारे, आपको याद हो तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको ऑक्सीजन कैरिंग और कार्बन कैरिंग जो लेक्चर लिए थे, कैसे कैरी होता है, उसमें सारी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट सवाल है। तो जो फिक ऑक्सीजन मेथड है, कंजम्पशन मेथड है, उसमें आपने फार्मूला मैंने आपको बता दिया, गाइडलाइन में लिखा हुआ है, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंज्यूम इन ml पर मिनट और एट्रियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस, यानी आर्टीरियल साइड पे कितना और वेनस साइड पे कितना, उसका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस 5 का होता है, आपको पता ही है दोनों साइडों पे। कि ऑक्सीजन कंटेंट्स इन द आर्टीरियल ब्लड जो है वो 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड है, और ऑक्सीजन कंटेंट इन द वेनस दैट इज 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऑक्सीजन कंज्यूम मैंने बता दिया दैट इज 250 ml डिवाइडेड बाय डिफरेंस, एट्रियोवेनस डिफरेंस, एट्रियोवेनस डिफरेंस कितना है 5 का पर 100 ml, तो 5 पर 100 ml। इसको हम कैलकुलेट करें तो जवाब आ जाता है 5000 ml पर मिनट या 5 लीटर। तो एक कार्डिक आउटपुट हमारा निकल आता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसमें हमारा कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो 200 ml होती है उसकी कंजम्पशन, ठीक है जी। और एट्रियोवेनस जो डिफरेंस है वो 4 का होता है। इसको हम डिवाइड करें तो जवाब 5 लीटर पर मिनट जो है हमारा कार्डिक आउटपुट आ सकता है। ये 2 मेथड हैं, बस याद रखिए, नाम याद रखने हैं आपने। पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताया मैंने, दूसरा इधर स्लाइडें नहीं होंगी मेरे पास, है मैं आपको स्लाइड भी दिखाता हूँ। स्लाइड ये ऑक्सीजन हम करते कहते हैं कैथेटराइज करते हैं पेशेंट को। वी कैन डिटरमिन कार्बन डाइऑक्साइड एट रेस्ट बट नॉट ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये ऑक्सीजन फ्री मेथड है, बिकॉज ऑफ कैथेटराइजेशन इज डन एट रेस्ट। देयर आर हैजर्ड्स ऑफ कैथेटराइजेशन, इट कैन प्रेसिपिटेट वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, ठीक है जी। दूसरा मैं